हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की श्रृंखला में इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जल को समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जल विभिन्न स्रोतों या विभिन्न अवस्थाओं में मौजूद है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवित प्राणियों एवं पेड़ पौधों के जीवन का आधार भी जल है। तो इस चैप्टर में हम जल के निकायों के वितरण, लहरों, ज्वार और महासागर के रूप में महासागर जो परिसंचरण है उसको समझेंगे। तो सूर्य के ताप के कारण पृथ्वी पर मौजूद जो जल है, पृथ्वी की सतह पर यानी भूपर्पटी पर जो जल है उसका वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के पश्चात यह जल जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर क्षोभ मंडल में क्या होता है, संघनित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और जब यही जल यानी जो संघनन के पश्चात जो जल है, संघनन की अवस्था में जो जल है वह इतना भारी हो जाता है कि वो उसका तैरना आसमान में असंभव होता है। तो जो है वर्षण की क्रिया होती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है और यही बारिश का जो पानी होता है वापस पृथ्वी पर आता है और भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा होता रहता है महासागरों में, नदियों में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है उसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिया है पृथ्वी पर मौजूद जल का वाष्पीकरण होना, संघनन होना और वर्षण होना जो है ये चक्र है, इसको क्या कहते हैं, जल चक्र कहा जाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। तो थलशाला क्या होती है, इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। ठीक है, तो थलशाला क्या है, जो हमारे घरों में जो हम लोग गमलों में वृक्ष लगाते हैं उसका एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि यह कृत्रिम आहत होता है थलशाला। तो उसी के प्रतिरूप में देखा गया है कि हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। ठीक है, अमेजन नदी कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बताया गया है कि अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। ठीक है, अलवण जल यानी कि जो मीठा पानी होता है, जो पेयजल होता है, उसके स्रोत कहाँ हैं या मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो उसके मुख्य स्रोत नदियाँ हैं, ताल यानी तालाब हैं और सोत हैं यानी झरने हैं और हिमनद हैं। ओके, इसके बाद बताया गया है कि महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में प्रयोग किया जाने वाला नमक होता है। ठीक है, तो लवणीय जल होता है महासागरों का और समुद्रों का जो जल होता है वो लवणीय होता है, जिसके कारण पीने के योग्य नहीं होता है। इसके पश्चात यहाँ पे प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियों के बारे में बताया गया है। इसे यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर अमेरिका में देखेंगे, झीलों के नाम दिए गए हैं और जो नदियां हैं वहाँ उपस्थित जो फेमस या बड़ी नदियां हैं उनको बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है ग्रेट बियर झील। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट बियर झील है। उसके बाद ग्रेट स्लेव झील है। पूर्व में विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील और उसके नीचे जो है मिसिसिपी नदी दी गई है और यहाँ पे एक साल्ट लेक सिटी है। ठीक है, तो इसे मान लीजिए कि यूपीपीसीएस या फिर आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आता है सीक्वेंस में लगाने के लिए। ठीक है, तो क्रम में लगाने के लिए, जैसे कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाने के लिए, तो इनका क्रम जो है उनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ग्रेट बियर झील है, फिर ग्रेट स्लेव है, उसके बाद जो है विनिपेग झील है, सुपीरियर झील और फिर ह्यूरॉन झील है। ठीक है, ये 5 झीलों का सीक्वेंस है जो कि नॉर्थ से लेके नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पे कैरेबियन सागर बताया गया है। यहाँ पे इसकी लोकेशन है कैरेबियन सागर की। इसके यहाँ पे प्रशांत महासागर है और यहाँ पे क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का विस्तार है। इसके पश्चात दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी दिखाई गई है। इसका विस्तार जो है ये दक्षिण अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पे इसका विस्तार जो है दिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर के बाद जो है अफ्रीका को देख लेते हैं। अफ्रीका में कौन सी झील हैं या फिर कौन सी नदियां हैं।
और उन साथ में उनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। तो अफ्रीका में या फिर कह लें विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो यह अफ्रीका के उत्तर में नील नदी का विस्तार है। उसके पश्चात विक्टोरिया झील यहाँ पे है, कांगो नदी की लोकेशन ये रही, और नाइजर नदी पश्चिम में, अफ्रीका के पश्चिम में है, और अफ्रीका के दक्षिण में ऑरेंज नदी है। ठीक है, अफ्रीका के बाद यूरोप में देख लेते हैं दनूबी नदी, यहाँ पे काला सागर, भूमध्य सागर के। एशिया में चीन की ह्वांगहो नदी, ठीक है, और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी का विस्तार इस मैप में प्रदर्शित किया गया है। इसके पश्चात यहाँ पे पूर्वी चीन सागर का जो विस्तार है इस जगह पे है, इसका लोकेशन दिखाई गई है, और साथ ही दक्षिणी चीन सागर का विस्तार यहाँ पे है। ठीक है, तो पूर्वी चीन सागर का विस्तार इस जगह पे और दक्षिणी चीन सागर का विस्तार उसी के नीचे है। ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदी है डार्लिंग नदी, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में किसका विस्तार है? कोरल रीफ का, यानी जो कोरल सागर है उसका विस्तार यहाँ पे बताया गया है। इसके पश्चात नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे जल के वितरण के बारे में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो कितना भाग जल से घिरा हुआ है, जल से ढका है? 3/4 भाग, जो कि महासागर वगैरह जो हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पूरी पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ही ढका हुआ है, तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे जल की कमी जो है, कमी की न्यूज़ आए दिन देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो जो जल है, जो महासागरों का जो जल है वो पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो इतना खारा होता है। यहाँ इस तालिका में जल के वितरण का प्रतिशत जो है बताया गया है कि जल में जो मौजूद लवण है उसका प्रतिशत कितना है। तो इस तालिका में जल के वितरण के प्रतिशत के बारे में बताया गया है कि महासागरों में 97.3% जो है जल पूरी पृथ्वी का महासागरों में पाया जाता है, और बर्फ़ का छत्रक जो है ये है 2%। इसके बाद है भूमिगत जल। भूमिगत जल जो है पूरी पृथ्वी पर 0.68% जो है काफ़ी कम है। आगे झीलों का अलवण जल 0.009%। स्थलीय, समुद्री एवं नमकीन झील जो होती है उनका प्रतिशत कितना है? उनका प्रतिशत भी झीलों के अलवण जल के समान अर्थात 0.009% है। वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जो जल विद्यमान है उसका प्रतिशत कितना है? वह लगभग 0.0019% है। बाकी नदियों में 0.0001% ही केवल जल जो है पाया जाता है। तो सर्वाधिक जल जो है महासागरों में पाया जाता है, लेकिन यह जल जो है पीने योग्य नहीं है। तो महासागर का जल जो है वह पीने योग्य नहीं है क्योंकि यह अत्यंत खारा होता है। यहाँ पे लवणता के बारे में बताया गया है कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, और महासागर की औसत लवणता 35% प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, इसके बाद इज़राइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवण होती है, यानी जो इज़राइल में मौजूद मृत सागर है उसकी लवणता बताई गई है कि प्रति 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर में जो है कितने ग्राम लवणता है? 340 ग्राम जो है लवणता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है लवणीय महासागर कौन सा है? मृत सागर है। इसके पश्चात आगे बताया गया है इसमें कि तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो ये तो टेबल थी जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद जल है उसका जल का वितरण बताया गया है कि किस रूप में नदी या फिर झील, महासागर, किस रूप में जल कितना मौजूद है। आगे यहाँ पे देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, और इस उपलक्ष्य में जल के संरक्षण या फिर जल की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। तो यहाँ पे आगे हेडिंग दी गई है महासागरीय परिसंचरण। इसको समझ लेते हैं कि महासागरीय परिसंचरण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ताल या फिर जो झील का जल होता है वो शांत रहता है, एक जगह पे स्थिर रहता है, इसलिए वो शांत रहता है। जबकि इसके विपरीत जो महासागरीय जल होता है उसमें गतियाँ होती रहती हैं, यानी हमेशा वह गतिमान
रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है या फिर किन परिस्थितियों में या किन परिस्थितियों के कारण जो है महासागर का जो जल है वो गतिमान रहता है। तो महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि तरंगे हो गई, इसमें तरंगे जो लहरें होती हैं वो उठती रहती हैं, ज्वार एवं भाटा हो गए और धाराएं होगी। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि महासागर के जल के गतिमान रहने का कारण है। आगे तरंगों के बारे में बताया गया है। तरंगे क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो जो तरंगे होती हैं वो समुद्री जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की जो क्रिया होती है उसके तहत जो उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे लिखा है जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है उतनी ही बड़ी या उतनी ही ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो तरंगों के उत्पन्न होने का कारण क्या है? समुद्र की सतह पर जो जल होता है उस पर हवा यानी कि जो पवन होती है वो टकराती रहती है, कभी तेज गति से तो कभी धीमी गति से। उन्हीं के कारण जो है समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जब तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो जो तरंगे हैं ये धीमी गति से चलती हैं, यानी जो धीमी गति से उठती हैं वो तरंगे कहलाती हैं। लेकिन यही तरंगे कि जब ऊंचाई 15 मीटर तक होती है, यानी जो ऊंचाई है समुद्र की सतह से जो ऊंचाई है 15 मीटर तक अगर उठती हैं ये लहरें तो हम उसे सुनामी की संज्ञा देते हैं। आगे बताया गया है कि अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं और 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विशाल हुआ था, यानी जो अत्यधिक विनाश हुआ था 2004 में सुनामी के कारण भारत के तटीय क्षेत्र में हुआ था। और सुनामी के बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट जो है, जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है इंदिरा पॉइंट, वो कब डूब गया था? 2004 की जो सुनामी आई थी उसी के कारण जो है वह डूब गया। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? सुनामी का अर्थ जापानी लैंग्वेज में क्या है? पोताश्रय तरंगे हैं और इन्हीं यानी सुनामी के आने से पोताश्रय तरंगे का ह्रास होता है, इसी कारण जो है इसका नाम सुनामी रखा गया। तो जो सुनामी आई थी 2004 में 26 दिसंबर 2004 को, तो उसके क्या क्या परिणाम हुए थे यहाँ पे बताया गया है। आप देख लीजिए, वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे ज्वार और भाटा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ज्वार और भाटा क्या है इसे समझ लेते हैं पहले। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ही क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है। तो जो सूर्य और चंद्रमा के बीच जो आकर्षण शक्तियाँ होती हैं वो लगती हैं, तो उनके द्वारा ही जो महासागर में गतियाँ होती हैं, यानी कि जो जल होता है, महासागरीय जल जो होता है वो ऊपर उठने को ज्वार कहा जाता है और नीचे गिरने को, यानी वापस अपनी स्थिति में जब वही जल आता है तो उसे भाटा कहा जाता है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बलों के कारण लगता है। उन्हीं का 2 बलों का जो है परिणाम होता है। वे 2 बल कौन से हैं? हालांकि इसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2 बल लगते हैं। एक तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो इन्हीं दोनों बलों के कारण ही, यानी इन्हीं के परिणाम स्वरूप जो है ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पृथ्वी का गोलार्ध है उसमें चंद्रमा के सम्मुख जो भाग पड़ता है, ठीक है, जैसे कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये मून है और ये अर्थ है, इसके सम्मुख जो है जो
भाग आता है, ये फोर्स मान लेते हैं, ये एरिया, तो पृथ्वी के जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपेक्षा अधिक मात्रा में वहाँ पे लगता है। और इसी कारण जो है, इसी के फलस्वरूप पृथ्वी पर उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो जो उच्च ज्वार आते हैं, हाई टाइड जो आते हैं, वो इन्हीं का परिणाम होते हैं। ठीक इसी के विपरीत जो पृथ्वी का दूसरा गोलार्ध है, जहाँ पे जो विमुख होता है, चंद्रमा के विमुख होता है, नहीं, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे जो बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो निम्न लगता है। इसी कारण यहाँ पे निम्न ज्वार आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रत्यक्ष ज्वार लगता है इस एरिया पे, और यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्वार, यहाँ पे अप्रत्यक्ष ज्वार जो है आते हैं। इसी कारण जो है पृथ्वी पर 24 घंटों में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है इसी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है उन्हें समझ लेते हैं पहले। दिन में 2 बार नियमित रूप से, यानी नियम से, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहा जाता है, यानी ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ पे, यहाँ से लहरें उत्पन्न हो रही हैं और ये तटीय भाग है। ठीक है, यहाँ पे ये तटीय भाग है, यहाँ से लहरें उत्पन्न होती हैं और कुछ ऊंचाई तक आके, यानी तट को भिगो देती है, यहाँ तक आगे बढ़ के आती हैं। तो ऊंचाई के साथ उठने को कहा जाता है ज्वार। और पुनः जो है यही जल अपनी पुनः अवस्था में जब आता है और वापस चला जाता है, वापस समुद्र की तरफ बैक होता है, तो उसे भाटा कहा जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, अभी मैंने ज्वार भाटे किस प्रकार आते हैं उसको समझाया था, तो उसी के आगे यहाँ पे बताया, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, यानी जो आकर्षण शक्तियाँ होती हैं, उन्हीं का जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, ठीक है, जब पृथ्वी का जो जल होता है वो चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, मैंने भी एक स्ट्रक्चर बना के बताया था कि ये अगर चंद्रमा है और ये पृथ्वी है तो इसके सम्मुख जो, यानी कि उसके सामने जो गोलार्ध है, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे उसके अभिकर्षण के कारण जो जल है वो ऊंचाई से उठेगा, यानी कि जो उच्च ज्वार हैं वहाँ पे आएंगे। ठीक है, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को ही वृहत ज्वार कहा जाता है। ठीक है, तो वृहत ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में जो है स्थिति इनकी ऐसी बनती है जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक लाइन में होते हैं, एक सीध में होते हैं। इसी कारण जो है इसमें जो बल होता है, जो आकर्षण बल होता है वो अत्यधिक लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, जो अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लगते हैं, जिसके कारण उच्च ज्वार आने की संभावना रहती है। सर्वाधिक उच्च ज्वार जो है इसी स्थिति में आते हैं। आगे लिखा है कि जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थार्थ में होता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो लघु ज्वार भाटा कब आते हैं? जब पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य जो है 90 डिग्री के कोण पे होते हैं तो निम्न ज्वार आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो निम्न होता है। ठीक है, और वृहद ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा एक लाइन में होते हैं, यानी 180 डिग्री के कोण पे होते हैं, तब वृहद ज्वार आता है। और 90 डिग्री के कोण जब बनाते हैं पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, तब जो है लघु ज्वार आते हैं। आगे बताया गया है कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायता करते हैं।
जब ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। जो उच्च ज्वार होते हैं जो उच्च ज्वार हैं वो मछली पकड़ने में भी काम आते हैं, क्योंकि जो जल होता है महासागरीय जल वो गहराई के साथ जो है एकदम से ऊंचाई से उठता है, इसी कारण जो है कुछ मछलियाँ भी वो सतह पर आती हैं। आगे बताया गया है कि इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। तो ये तो फायदे हो गए ज्वार भाटा के। आगे महासागरीय धाराओं के बारे में बताया गया है, उन्हें समझ लेते हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ठीक है, तो जल की जो धाराएं होती हैं महासागरीय सतह पर नियमित रूप से जो है बहती रहती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं महासागरीय धाराएं। और महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं गर्म धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं। तो गर्म महासागरीय धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं, ये दो प्रकार की महासागरीय धाराएं होती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है। ठीक है, यहाँ से उत्पन्न होने वाली जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं गर्म, और ये गर्म धाराएं जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। आगे है ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो जो ध्रुव होते हैं यहाँ से जो उत्पन्न धाराएं होती हैं, ध्रुवों से उत्पन्न जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो ठंडी जल धाराएं होती हैं। जैसे कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। आगे यहाँ पे ये लेब्राडोर महासागरीय धाराओं का एक प्रकार है। जो जल धाराएं हैं शीत या फिर जो गर्म जो जल धाराएं हैं उनके यहाँ पे नाम आगे मैप में हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी जिक्र हो रहा था लेब्राडोर धारा का, तो यहाँ पे लोकेटेड है। जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे शीत जल धाराएं और गर्म जल धाराएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे जो है मत्स्य पालन सर्वाधिक या सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे मछलियों के सर्वाइवल के लिए, मछलियों के जीवन या उनकी उत्पत्ति के लिए जो है सर्वाधिक सूटेबल जो है कंडीशंस होती हैं, और वहाँ पे मछली पालन जो है उस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके प्रमुख या इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जहाँ पे गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। आगे यहाँ लिखा है जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। ठीक है, जहाँ पे ऐसा लगता है कोहरा पड़ रहा हो तो वैसा मौसम बनता है, और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जहाँ पे कोहरा की स्थिति होगी वहाँ पे नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होगी, जाहिर सी बात है। फिलहाल तो ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइजेस अभी हम लास्ट में वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो को फिनिश करें, इसमें जो महासागरीय धाराएं हैं इनको डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इससे यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में जो है या वन डे एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो इस मैप में महासागरीय धाराओं के बारे में डिटेल में बताया गया है कि कौन सी धारा कहाँ से उत्पन्न होती है और कौन सी धारा जो है गर्म है या फिर कौन सी धारा शीत जलधारा है। यहाँ पे जो जल धाराओं की जो दिशा है किस तरफ गति करती है उस एरो के थ्रू बताया गया है। यहाँ पे ब्लू और रेड लाइन से बताया गया है। तो जो ब्लू कलर की हैं वो शीत धाराएं हैं, और जो उष्ण धारा या गर्म जो धारा है वो रेड लाइन से दिखाई गई है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्यूरोशियो धारा। जो क्यूरोशियो धारा है वह गर्म जलधारा है, और उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपींस तक पहुँचने के बाद ताइवान एवं जापान के तट के साथ जो है उत्तरी दिशा में बहती है। ठीक है, ये जो है उत्तर की तरफ जो है जापान और फिलीपींस से होते हुए बहती है। और उसके बाद जो है ऊपर है ओयोशियो धारा,
ये ओयोशियो धारा जो है ये शीत जलधारा है, जो कि बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर, ये बेरिंग जल डमरू मध्य है, यहाँ पे बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट तक समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने लगती है। और ये धारा जो है ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जो जलधारा है वो ओखोटस्क सागर से होकर जो है सखालीन द्वीप के पूर्वी तट तक बहती है। और जापान के होक्काइडो द्वीप के पास में जो है, जापान का होक्काइडो द्वीप यहाँ पे है, ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, ये जापान का होक्काइडो द्वीप है। यहाँ यहीं के पास जो है ओयोशियो जलधारा आके मिलती है। तो इसका चक्र जो है कुछ इस प्रकार से चलता है, यहाँ पे ऐसे। कुरोशियो धारा, यह विषुवत वृत्त से होते हुए जो है जापान, फिलीपींस और फिर जापान की ओर जो है उत्तर दिशा में बहती है। इसके पश्चात नेक्स्ट जलधारा है, यहाँ पे देखिए अलास्का जलधारा यानी अलास्का धारा, ये भी गर्म जलधारा है। और ये है उत्तरी विषुवतीय धारा, यहाँ पे है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा फिर धारा। तो उत्तरी विषुवतीय धारा जो है उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, यानी उत्तरी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें जो है दक्षिणी विषुवतीय धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है जो जलधाराओं में, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित होंगी और ये उत्तर की तरफ, तो यहाँ पे कुछ असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको बैलेंस करने के लिए जो है विषुवतीय विपरीत जो है जलधारा प्रवाहित होती है। यह उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा से उत्पन्न जो असंतुलन है उसको बैलेंस करती है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए इधर प्रशांत अटलांटिक महासागर में। यहाँ की सभी गर्म जलधाराओं को देख लेते हैं। यहाँ पे था कैरेबियन सागर, ठीक है। तो कैरेबियन सागर में जो है जलधारा उत्तरी विषुवतीय जलधारा स्टार्ट होती है यहाँ पे, और ये नॉर्थ की तरफ जाते हुए गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये यहाँ पे पुष्प चक्र में बहती है। इसके पश्चात यहाँ पे इनकी जो लोकेशन है वो जरूर ध्यान से देखिएगा कि कौन सी जलधारा किस महासागर में पाई जा रही है। दूसरी चीज़, ये गर्म जलधारा है या फिर ठंडी जलधारा है। ओके, तो आगे देखिए नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक अपवाह, ठीक है। तो ये जो इस जलधारा का प्रवाह है जो गल्फ स्ट्रीम से होते हुए यहाँ पे, ये गल्फ स्ट्रीम है जो जलधारा है वो वापस मुड़ जाती है, जबकि उसी की जो कुछ जलधाराएं हैं वो आगे बहती हैं और वह उत्तरी अटलांटिक अपवाह का रूप धारण करती हैं। तो ये जो है जो अपवाह है उत्तरी अटलांटिक की तरफ जो है थोड़ा बहुत गर्म जलधाराओं का जाता है। इसके पश्चात नीचे आते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो इसमें दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्व की ओर से जो है कुछ गर्म जलधाराएं उठती हैं, जैसे कि इक्वाडोर विपरीत धारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जलधाराएं होती हैं उत्तरी विषुवत जलधारा और दक्षिणी विषुवत जलधारा। इसके द्वारा भी यहाँ पे कुछ असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसको कौन बैलेंस करता है। यहाँ पे इक्वाडोर की जो जलधारा होती है वह विपरीत दिशा में घूमती है, यानी विपरीत दिशा में बहती है, जिसके कारण यहाँ भी जो है बैलेंस कंटिन्यू रहता है। तो उसके पश्चात जो है जो जलधारा होती है यहाँ से उत्पन्न होके ब्राज़ीलियन जलधारा, यहाँ पे जो जलधारा आती है जब पहुँचती है तो यहाँ पे ब्राज़ीलियन यानी ब्राज़ील है यहाँ पे, इसीलिए जलधारा का नाम है ब्राज़ीलियन जलधारा। ये भी गर्म जलधारा है। और ब्राज़ीलियन जलधारा के पास जो है पश्चिमी वायु प्रवाह, ये भी क्या है, गर्म जलधारा है। तो इसका नाम क्या है, पश्चिमी वायु प्रवाह, क्योंकि पश्चिम की तरफ क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसके बाद आएंगे हम हिंद महासागर में। हिंद महासागर में विषुवत विपरीत जलधारा प्रवाहित हो रही है साथ साथ में, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिणी विषुवतीय धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जलधारा जो प्रवाहित होती है वो भी ग्रीष्म जलधारा है, और अरब सागर में जो जलधारा प्रवाहित होती है वो भी गर्म यानी ग्रीष्म यानी उष्ण जो है जलधारा है, ठीक है। और एक और है गर्म जलधारा जिसका नाम है ऑगलास जलधारा। ये मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका के पास जो है प्रवाहित होती है। आइए अब शीत जो धाराएं हैं यानी शीत जलधाराएं हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में देखिए, दक्षिण अमेरिका के पास में हम्बोल्ट यानी पेरुवियन जो जलधारा है वो है। ये जो है
उसके पश्चात यहाँ पे है पश्चिमी वायु प्रवाह। तो पश्चिमी वायु प्रवाह के साथ जो जलधाराएं बहती हैं, ठंडी जलधाराएं होती हैं और इनका प्रवाह जो है उत्तर की तरफ होता है। तो यहाँ पे जब आती हैं पेरू के पास तो इस जलधारा का नाम पड़ जाता है, यानी नाम यहाँ पे रखा गया इसका पेरू धारा या फिर हम्बोल्ट जलधारा। इसके पश्चात जो है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में देखिए, यहाँ पे एक जलधारा, ठंडी जलधारा है, इसका नाम है कैलिफोर्निया धारा। फिर फॉकलैंड जलधारा, ये है फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा यहाँ से प्रवाहित होती है और उसके पश्चात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं का जो मिलन होता है, इसके द्वारा जो है क्या होता है, यहाँ पे मछली पालन जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा इस एरिया में भी सर्वाधिक मात्रा में जो है, और यहाँ पे भी ये कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जिसके कारण जो है मत्स्य पालन सर्वाधिक मात्रा में वहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद शीत जलधारा में और कौन सी हैं, ये है पश्चिमी वायु प्रवाह जो है, ये शीत जलधाराएं हैं। इसके पश्चात यहाँ पे है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है यहाँ से प्रवाहित होते नॉर्थ की तरफ जाती हैं। इसके अलावा प्रशांत महासागर में देखिए एक जलधारा है, ठंडी जलधारा है, जिसका नाम है आयाशियो। ठीक है, आयाशियो जलधारा ये है, और एक और है लेब्राडोर धारा, ये जो है प्रशांत अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। तो ये कुछ जलधाराएं थी जिनको हमने देखा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, तो वह क्या है। ठीक है, वह प्रक्रम यानी उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, ज्वारभाटा कहा जाता है, जलचक्र या फिर महासागरीय धाराएं कहा जाता है। इसका आंसर होगा जलचक्र, क्योंकि जो जल होता है, जलचक्र होता है वह ऐसा प्रक्रम है जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। यानी कि पहले क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके पश्चात वाष्पीकरण होता है, संघनन की क्रिया होती है, और उसके पश्चात क्या होता है, वर्षण होता है, फिर बर्फ की जो पानी के जमने की जो क्रिया होती है यानी हिम है वो उसका, तो अलग अलग स्वरूप में जो है जल बदलता रहता है। और महासागरों यानी महासागर, वायुमंडल में और स्थल के बीच वह जो है क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। तो ये चक्र जो है जल चक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो सर्वाधिक गर्म जलधाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो वह भूमध्य रेखा के निकट जो है सर्वाधिक गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है, तो नियमित रूप से जल का गिरना उठना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। 24 घंटे में 2 बार जो है क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं, अभी ऊपर पढ़ा था हमने। इसके पश्चात जो है आगे सही मिलान दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। पहला है कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर क्या है, तो ये क्या विशालतम झील है। ज्वार भाटा क्या है, जल में आवधिक उतार एवं चढ़ाव है। सुनामी क्या है, तो यह तीव्र भूकंपीय तरंगें होती हैं जिनके द्वारा जो है सुनामी उत्पन्न होती है। और सुनामी कितने किलोमीटर या फिर कितने मीटर तक, जब जो ज्वार उठता है, जो लहरें उठती हैं वो कितने मीटर तक उठती हैं, तब उसको जो है सुनामी की संज्ञा दी जाती है, बताइए। तो वो है 15 मीटर। ठीक है, तो 15 मीटर तक अगर लहरें उठती हैं तो वह सुनामी के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे है महासागरीय धाराएं, तो महासागरीय धाराएं ये किससे मैच होगा, लास्ट बचा है केवल निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं जलचक्र हो ही नहीं सकता, फोर्थ ऑप्शन जो है फोर्थ पे ही टिक होगा, सही मिलान होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।